ये कहानी है भारत के सबसे खतरनाक सीरियल किलर की, जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी शामिल है। इस व्यक्ति ने सिर्फ एक पीले रंग के रुमाल से 931 लोगों को मार डाला था और हर एक हत्या में उसे सिर्फ 10 सेकंड लगते थे। वह किसी भी व्यक्ति को बिना एक भी बूंद खून गिराए मार डालता था। यह कहानी किसी फिल्म की नहीं, बल्कि एक सच्ची घटना पर आधारित है, जिसमें एक शांत लड़के ने किस तरह दुनिया के सबसे प्रसिद्ध सीरियल किलर के रूप में खुद को स्थापित किया। यह जानकर आपकी आंखें हैरान हो जाएंगी। यह घटना 1765 की है, जब मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले के एक छोटे से गांव में बेहराम जमादार का जन्म हुआ। बचपन से वह बहुत शांत और सौम्य था, लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, उसने देखा कि अपने निचले जाति के कारण उसे कितनी बार अपमानित होना पड़ता था। यही कारण था कि उसके अंदर गुस्सा बढ़ने लगा। जब वह 25 साल का हुआ, तब उसकी मुलाकात हुई 50 साल के उस्ताद सैयद अमीर अली से, जो खुद एक बहुत ही खतरनाक ठगी था। अब आपको यह सवाल आ रहा होगा कि ठगी क्या है। ठगी वह लोग होते हैं जो पहले तो सामान्य इंसान की तरह दिखते हैं और फिर विश्वास प्राप्त करने के बाद अचानक उस व्यक्ति की हत्या कर उसकी सारी संपत्ति लूट लेते हैं। ये लोग चोर या डाकू की तरह अचानक हमला नहीं करते, बल्कि लोगों के साथ घुल मिलकर उन पर विश्वास जमाते हैं और फिर मौका पाकर हमला कर देते हैं। बेहराम के जीवन का मोड़ तब आया जब एक दिन सैयद अमीर अली ने उसे अपने डेरे पर बुलाया। वहां एक व्यक्ति को पकड़ा गया था, जिसे अमीर अली ने बेईमानी के आरोप में फांसी देने का आदेश दिया। अब बेहराम को उस व्यक्ति की हत्या करने की जिम्मेदारी दी गई। बेहराम को एक रुमाल दिया गया और कहा गया कि इसे उस व्यक्ति के गले में कस कर बांध दो। बेहराम ने पहले तो संकोच किया, लेकिन जब उसने देखा कि 40 अन्य ठगी लोग उस पर निगाहें गड़ाए हुए हैं, तो उसने साहस जुटाया और वह व्यक्ति उस रुमाल से मारा गया। यह घटना भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ बन गई और बेहराम भारत के सबसे खतरनाक ठगी और सीरियल किलर के रूप में प्रसिद्ध हुआ। कुछ समय बाद बेहराम ने अकेले 200 बाराती लोगों को लापता कर दिया और यह घटना भारत के अपराध इतिहास में काले अध्याय के रूप में याद रखी जाती है। वर्ष 179 या 194 की बात है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर के एक बेहद अमीर व्यापारी के बेटे की शादी दिल्ली के एक और धनी व्यापारी की बेटी से तय हुई। शादी के दिन ग्वालियर से बारात दिल्ली पहुंची। बहुत धूमधाम से शादी हुई, पटाखे फूटे और आधा दिल्ली उस शादी में खाना खाने पहुंचा। यह खबर बेहराम के कानों तक भी पहुंच गई। शादी के अगले दिन बारात ग्वालियर के लिए रवाना हुई। उस समय कोई बस स्टैंड नहीं हुआ करता था, इसलिए पैदल ही सफर करना पड़ता था। 200 लोगों की बारात में दूल्हा दुल्हन और उनके रिश्तेदारों के साथ साथ पहलवान, लठैत और पालकी ढोने वाले भी शामिल थे। लेकिन दिल्ली से रवाना होने के बावजूद ये 200 लोगों की बारात कभी ग्वालियर नहीं पहुंची। ऐसा लगा जैसे रास्ते में ही कहीं गायब हो गई हो। कैसे? यही कहानी अब सुनाते हैं। बेहराम तब तक एक मशहूर ठग बन चुका था। करीब 100 ठग उसके अधीन काम करने लगे थे। बेहराम उन्हें तनख्वाह देता था और लूट के माल में हिस्सा भी देता था। लेकिन हर ऑपरेशन की शुरुआत बेहराम खुद करता था। दिल्ली से चलकर बारात जब आगरा पहुंची, तो अचानक साफ सुथरे कपड़े पहने एक व्यापारी ने दूल्हे के पिता से बातचीत शुरू कर दी। उस व्यापारी ने कहा, सुना है कि इस रास्ते पर बहुत से ठग रहते हैं। मैं दिल्ली का एक व्यापारी हूं और मध्य प्रदेश जा रहा हूं। मेरे पास काफी पैसा और गहने हैं। आपकी बारात में तो कई पहलवान और लठैत हैं। क्या मैं थोड़ी दूर तक आपके साथ सुरक्षित यात्रा कर सकता हूं? दूल्हे के पिता ने सोचा कि एक इंसान मुश्किल में है और मदद मांग रहा है। उन्होंने उसे अपने साथ चलने की इजाजत दे दी, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि वह व्यापारी दरअसल बेहराम था, जो भेष बदल कर आया था। धीरे धीरे बेहराम ने बारातियों से घुलना मिलना शुरू कर दिया। उसने अपनी शानदार खाना बनाने की कला की बात की और खुद ही रात के खाने की जिम्मेदारी ले ली। रात में जंगल के बीच लकड़ियां जलाकर खाना बनना शुरू हुआ। बेहराम के बनाए खाने की बारातियों ने खूब तारीफ की। पहलवान, लठैत और पालकी ढोने वाले भी खाना खा चुके थे, लेकिन खाना खाने के करीब 1 घंटे बाद सभी बेहोश होने लगे। दरअसल बेहराम ने खाने में नींद की दवा मिला दी थी। करीब 1 घंटे बाद जब बेहराम ने देखा कि सभी लोग बेसुध पड़े हैं, तो उसने अपनी जेब से एक पीले रंग का रुमाल निकाला। धीरे धीरे उस रुमाल से उसने पहलवानों,
लठैतों और पालकी ढोने वालों का गला घोंट कर मार डाला। फिर उसने अपनी ठगों की भाषा में जोर से चिल्लाया। ये सुनते ही जंगल से उसका ठगों का गिरोह बाहर निकल आया। असल में ये लोग बारात का पीछा कर रहे थे और अपने गैंग लीडर के अंतिम संकेत का इंतजार कर रहे थे। कुछ ही समय में बेराम और उसके ठगों ने दूल्हा दुल्हन सहित पूरी बारात को मार डाला। जंगल के किनारे गड्ढे खोदकर उन 200 लोगों को दफना दिया गया। हाँ, बेराम इतना ही निर्दयी था। आगरा के पास 200 बारातियों के गायब होने की खबर आग की तरह फैल गई। पूरे मध्य भारत में इतना आतंक फैल गया कि लोग उस रास्ते से यात्रा करना बंद कर दिए। लेकिन बेहराम सिर्फ एक ही रास्ते पर निर्भर नहीं था। तब तक उसका राज तात्कालिक आबाद यानी आज के लखनऊ से लेकर मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश तक फैल चुका था। बेहराम 17 भाषाओं में बात कर सकता था। जब वह राजस्थानियों को लूटता तो राजस्थानी भाषा बोलता, और जब वह गुजराती लोगों को लूटता तो फर्राटेदार गुजराती में बात करता। असल में अलग अलग भाषाओं और व्यवहारों का ज्ञान ही बेहराम जैसे ठगों की असली ताकत थी। इससे लोगों का विश्वास जीतना आसान हो जाता था, और बेहराम की टोली के बाकी सदस्य भी कमोबेश उसकी तरह ही निपुण थे। लेकिन उसकी टोली में बेहराम का सबसे प्रिय दोस्त था फिरंगी। हालांकि बाद में इसी फिरंगी की गद्दारी के कारण बेहराम को फांसी पर चढ़ना पड़ा। वो कहानी थोड़ी देर बाद बताएंगे। फिलहाल बेहराम के पूरे गांव को गायब करने की कहानी बताते हैं। वर्तमान में राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर एक गांव है। उस गांव का नाम निमुंज या निमंज है। उस समय इस गांव में कई अमीर व्यापारी रहते थे। जब यह बात बेहराम के कानों तक पहुंची तो उसने तय कर लिया कि एक ही रात में पूरे गांव को लूट लेगा। लेकिन क्या एक गांव को लूटना इतना आसान था? लेकिन इस असंभव काम को बेहराम ने कर दिखाया। बेहराम अपने दोस्त फिरंगी के साथ सबसे पहले उस गांव में पहुंचा और वहां रहने लगा। उसने वहां करीब 3 महीने बिताए। गांव के हर व्यक्ति का विश्वास जीतने के बाद बेहराम ने एक दिन सभी को बताया कि उसने एक बड़ा व्यापारिक सौदा कर लिया है। इसी खुशी में वह गांव में पूजा का आयोजन करना चाहता है। शुभ मुहूर्त देखकर पूजा आयोजित की गई। पूरे गांव को भोज पर बुलाया गया। लेकिन गांव वालों को यह आभास भी नहीं हुआ कि उस प्रसाद में नींद की दवा मिलाई गई है। अगले दिन सुबह 18 किलोमीटर दूर ब्रिटिश चौकी में खबर पहुंची कि निमुंज गांव के लोग गायब हो गए हैं। ब्रिटिश सिपाही और अधिकारी दौड़ते दौड़ते निमुंज पहुंचे। उन्होंने देखा कि वाकई गांव पूरा खाली था, लेकिन हर घर में लूटपाट के निशान थे। तभी एक सिपाही दौड़ते हुए आया और गांव के एक कुएं के बारे में बताया। सभी लोग कुएं की ओर भागे। वहां पहुंचते ही ब्रिटिश अधिकारियों के हाथ पांव ठंडे पड़ गए, क्योंकि उस कुएं में गांव वालों की लाशें भरी पड़ी थीं। गांव के बाकी 2 कुओं से भी लाशें मिली। सभी यह सोचकर चौंक गए कि एक ही रात में बेहराम ने बिना खून बहाए इतनी हत्या कैसे कर दी। इसका जवाब छिपा था बेहराम की 10 सेकंड की किलिंग तकनीक में। उस समय बेहराम की टोली में करीब 200 ठग काम कर रहे थे। लेकिन बेहराम का एक नियम था, वह खून खराबा पसंद नहीं करता था। इसीलिए बाकी ठगों को भी उसका नियम मानना पड़ता था। लेकिन सभी बेहराम जैसे रूमाल से हत्या करने में निपुण नहीं थे। रूमाल से हत्या करने के लिए 2 और ठगों की जरूरत पड़ती थी जो व्यक्ति के हाथ पांव पकड़ सकें। इसलिए अक्सर उसके कर्मचारी शिकायत करते थे। एक दिन बेहराम ने हत्या का एक नया तरीका निकाला। उसने एक ब्रिटिश सिपाही को पकड़वाया और अपने गुरु सैयद आमिर अली के सामने उसे लेकर आया। अपनी टोली के सामने बेहराम ने आमिर अली से पूछा, ये अंग्रेज चूहे को मारने में कितना वक्त लगेगा? आमिर अली ने जवाब दिया, अगर 2-3 लोग इसके हाथ पैर पकड़ लें तो इसे मारने में 1.5 मिनट लगेंगे। बेहराम हंसते हुए बोला, मैं इसे 10 सेकंड में खत्म कर दूंगा। आमिर अली ने चौंकते हुए कहा, असंभव, मेरे इतने सालों के अनुभव में बिना खून खराबे के 10 सेकंड में किसी को मारना मुमकिन नहीं है। गुरु की बात सुनकर बेहराम ने अपनी जेब से वह कुख्यात पीला रूमाल निकाला। लेकिन इस बार रूमाल में एक सिक्का बंधा हुआ था। बेहराम ने वह सिक्के वाला रूमाल ब्रिटिश सिपाही की गर्दन पर रखा और दबाव डालते हुए कहा, अगर इस सिक्के को गले की नली के उभरे हिस्से पर रखा जाए और जोर से दबाया जाए। उसके बोलने से पहले ही वह सिपाही ढेर हो गया। उसके शव को पार करते हुए बेहराम ने अपनी टोली के बाकी ठगों से कहा, कल से रूमाल में सिक्का बांधकर अभ्यास शुरू कर दो। उस समय ब्रिटिश पुलिस बेहराम के खौफ से आतंकित थी। ठीक उसी वक्त इंग्लैंड से विलियम हेनरी स्लीमैन ने भारत की भूमि पर कदम रखा।
असल में ब्रिटिश सरकार बेहराम की वजह से परेशान होकर स्लीमैन को ठग पुलिस अधीक्षक बनाकर तुरंत भारत बुलाती है। लेकिन भारत आने के बाद स्लीमैन ने अजीब व्यवहार करना शुरू कर दिया। उन्होंने ब्रिटिश परिधान छोड़कर गरीब भारतीयों के कपड़े पहनने शुरू कर दिए। गांव-गांव भिखारी के रूप में घूमने लगे। यहाँ वहां घरों में खाना खाते, कभी किसी गांव के मंदिर में तो कभी किसी के घर के आंगन में सोकर दिन बिताने लगे। असल में स्लीमैन की योजना कुछ और थी। जैसा कि बेहराम वेश बदलकर लोगों का विश्वास अर्जित करता था, ठीक वैसे ही स्लीमैन भी भिखारी के वेश में गांव-गांव घूमकर बेहराम के बारे में जानकारी जुटाने लगे। उस समय स्लीमैन महीने दर महीने रास्ते पर ही समय बिताते थे। इसी तरह एक दिन स्लीमैन को बेहराम के करीबी दोस्त फिरंगी के परिवार का पता चला। उन्होंने अपनी टीम को सतर्क कर दिया और उस गांव में रुककर दिन रात फिरंगी के लौटने का इंतजार करने लगे। लगभग 5 महीने बाद एक रात फिरंगी अपने घर लौटा। शिकार की तरह घात लगाकर बैठे स्लीमैन ने उसी रात फिरंगी के घर पर धावा बोल दिया। इसके बाद स्लीमैन ने अपनी शैली में फिरंगी से पूछताछ शुरू की। आधा मरा फिरंगी कुछ भी बताने को तैयार नहीं था। तभी स्लीमैन ने अपना त्रुप का पत्ता फेंका। उन्होंने सैनिकों को आदेश दिया कि फिरंगी के पूरे परिवार को जिंदा जला दिया जाए। इस एक कदम से फिरंगी डर गया और उसने सब कुछ उगल दिया। उसने बताया कि उत्तर प्रदेश के मीरगंज के पास एक निषिद्ध क्षेत्र है। वहां मुमताज नाम की एक वेश्या के पास बेहराम अक्सर समय बिताने आता है। केवल वहीं उसे अकेले पकड़ा जा सकता है। बस फिरंगी को बंदी बनाकर स्लीमैन सीधे मीरगंज की ओर चल पड़े। लेकिन आखिरकार बेहराम का क्या हुआ और क्यों आज भी भारत में एक गांव का नाम स्लीमैन के नाम पर है? फिरंगी से बेहराम की जानकारी लेकर स्लीमैन भेष बदलकर मीरगंज पहुंचे। वहां ग्राहक बनकर उन्होंने पूछा कि मुमताज किस कोठे में रहती है। फिर उन्होंने वहां लंबा इंतजार शुरू किया। हालांकि इस बार उन्हें महीने दर महीने इंतजार नहीं करना पड़ा। लगभग 15 दिन बाद खबर मिली कि शिकार उनके जाल में आ चुका है। मुमताज के पास आने पर बेहराम अपने प्रिय घोड़े पर चढ़कर आता था और उसे पास के अस्तबल में बांध देता था। मीरगंज के उस इलाके में आने जाने का एक ही रास्ता था, इसलिए स्लीमैन ने वहीं अपनी स्थिति बना ली। बाकी सैनिकों को उन्होंने बेहराम को पकड़ने के लिए तैनात किया। उधर 73 वर्षीय बेहराम अपनी मुमताज के साथ व्यस्त था। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई तो बेहराम के अंदर का अपराधी सतर्क हो गया। खतरा समझकर वह किसी तरह अपनी पगड़ी बांधते हुए खिड़की से कूद गया और सीधे अपने घोड़े के पास पहुंच गया। लेकिन घोड़े पर चढ़कर भागने की कोशिश करते हुए वह इंतजार कर रहे स्लीमैन से टकरा गया। बस फिर क्या था, शिकारी स्लीमैन के जाल में बूढ़ा बाघ फंस ही गया। यह 1838 की घटना थी। इसके बाद लगातार 2 साल तक अदालत में मुकदमा चला। बेहराम ने एक के बाद एक अपने अपराध स्वीकार किए। साथ ही उसने अपने गिरोह के बाकी ठगों को भी पकड़वा दिया। 1840 में अदालत ने बेहराम को फांसी की सजा सुनाई और यही स्लीमैन ने अपनी सबसे बड़ी चाल चली। उन्होंने अदालत से आग्रह किया कि बेहराम को सबके सामने फांसी दी जाए ताकि उस क्षेत्र में मौजूद अन्य ठग अपराध करने की हिम्मत न करें। स्लीमैन का यह आग्रह मंजूर हुआ। मध्य प्रदेश के कटनी जिले के एक गांव में लोगों को इकट्ठा कर एक बरगद के पेड़ पर बेहराम को फांसी दी गई, जिसने पूरी जिंदगी लोगों का दम घोंटकर उन्हें मारा। स्लीमैन ने ठीक उसी तरीके से बेहराम का